नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तो हो गई, जिसे एक शख्स की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी इस पद के लिए, जिसके लिए राहुल गांधी शुरू से कह रहे थे कि इन्हीं को बनाया जाएगा। तो वही बने हैं ज्ञानेश कुमार जी नए चुनाव आयुक्त। तो एक तरफ आनन फानन में आधी रात को मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम घोषित कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ राजीव कुमार जो अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए हैं, उनका रोना धोना शुरू हो गया है। अब वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और अपनी फेयरवेल स्पीच में उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बोल दी हैं जिन्हें बोलने का हक वो बिल्कुल भी नहीं रखते। जी हाँ दोस्तों, तो राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इसके अलावा ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त तरीके से फंस चुका है। 19 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है और वो फैसला ही तय करेगा कि ज्ञानेश कुमार जी पद पर अभी पदहार जो चुके हैं वो कायम रहेंगे या फिर नहीं। क्योंकि संभावनाएं तो ये भी है कि कहीं भाजपा सरकार को अपना ये डिसीजन बदलना न पड़ जाए, क्योंकि मोदी के फैसले पर राहुल गांधी ने भी दांव चल दिया है और उन्होंने क्या किया है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में फिर झुकेगी मोदी सरकार? तो इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे ज्ञानेश कुमार का नाम देश के बड़े बड़े फैसलों से जुड़ा हुआ है, जैसे आर्टिकल 370 और राम मंदिर। इसके अलावा अमित शाह से सीधा कनेक्शन। तो दोस्तों, वीडियो दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा मामला क्या है वो मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट में बता देती हूं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो 19 तारीख यानी आज इस मामले की सुनवाई होनी है। उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में कैसे मनमानी दिखाई गई वो हम सभी ने देखा कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की जो पूरी प्रक्रिया थी उसको मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया गया और इसी को विपक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिसकी सुनवाई 19 फरवरी को होनी है। लेकिन भाजपा सरकार ने सुनवाई से पहले ही आनन फानन में रात में ही मीटिंग बुलाकर मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम फाइनल कर दिया और ज्ञानेश कुमार नए सीईसी ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस बार संसद में बहुत अहम बात उठाई थी और उनका कहा हुआ एक एक शब्द बिल्कुल सही साबित हुआ। हमने आपको हमारी पिछली वीडियो पे भी इस पूरे भाषण के बारे में बताया था कि जिस तरह से चुनाव आयुक्त को चुनने का नियम बनाया गया है कि प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री के साथ उनके एक सीनियर मिनिस्टर होंगे, जो कोई भी हो सकता है, फिलहाल अमित शाह रहे तो एक सीनियर मिनिस्टर होंगे और साथ में विपक्ष का एक नेता होगा। अब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री जिसको चाहेंगे उसको चुन लेंगे, जो विपक्ष का नेता होगा उसके होने या ना होने से कोई मतलब नहीं होगा। यानी नियम इस तरह से बना दिए गए, कानून इस तरह से बनाया है सरकार ने कि अब चुनाव आयुक्त सरकार के हिसाब से ही चुना जाएगा, किसी तीसरे की उसमें कोई भूमिका नहीं होगी और जो तीसरा है वो सिर्फ एक दिखावा है, ढकोसला है। जबकि पहले ऐसा होता था कि सुप्रीम कोर्ट का ही डायरेक्टिव था इसमें कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए 3 जन होंगे, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा नेता प्रतिपक्ष और तीसरा एक न्यूट्रल व्यक्ति होगा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन मोदी सरकार इस नियम को बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके सारे किए कराए पर पानी आराम से फिर सकता था, इसलिए उसने नियम ही बदल डाला। दोस्तों, सीईसी के लिए बताया जा रहा था कि 8 लोगों की लिस्ट दी गई थी, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि 19 तारीख को इस मुकदमे की सुनवाई होने दीजिए, तब तक के लिए इंतजार कर लेते हैं, अभी तुरंत कोई चुनाव भी नहीं होना है, तो अगर कुछ दिनों तक सीईसी नहीं होंगे तो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि शुरू से ही ज्ञानेश कुमार का नाम चर्चा में था, जैसे मानो पहले ही सारी सेटिंग हो गई थी और फिर मोदी जी कहां राहुल गांधी की सुनने वाले, बाकायदा पूरी मनमानी की गई और रातों रात नया मुख्य चुनाव आयुक्त फाइनल कर दिया गया। इस पूरे लोकतंत्र के तमाशे के बाद दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बड़ा कदम उठाया और उन्होंने डिसेंट पत्र मीटिंग में रखा और वहां से चले आए। डिसेंट यानी मतभेद, विरोध जताना। राहुल गांधी की पावर में जो कुछ भी था वो यही था, इससे ज्यादा वो कुछ और कर भी नहीं सकते थे। तो ये अब तक का सारा मामला था। अब इस पूरे मामले में राजीव कुमार की एंट्री हुई है, उनका रोना धोना शुरू हो गया है, उन पर जितनी भी उंगलियां उठी उस पर वो सफाइयां देने लगी हैं। शायद खुद का मन हल्का करना होगा, इसलिए ये सब बोल गए। खैर, देखिए इस पर खबर में क्या लिखा हुआ है। जिसे नतीजे पसंद नहीं वो ईसीआई को बलि का बकरा बना देता है, विदाई से पहले बोले राजीव कुमार। खबर में आगे लिखा है,
एक संस्थान के रूप में आयोग को कई बार अनुचित तरीके से उन लोगों की तरफ से जिम्मेदार बताया जाता है जो चुनाव के नतीजे स्वीकार नहीं करना चाहते। एक चिंता इस प्रवृत्ति का बढ़ना भी है कि चुनाव लड़ने के बाद चुनाव अधिकारियों को निशाना बनाया जाता है। इसे अपनी सुविधा से बलि का बकरा बना लिया जाता है। तो सुन रहे हैं आप दोस्तों, राजीव कुमार कह रहे हैं कि जब विपक्षी पार्टियां चुनाव हार जाती हैं तो चुनाव आयोग को व्यक्तिगत तौर पर बलि का बकरा बना देती है, उनको निशाना बनाती है। आगे देखिए, कहते हैं कि राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया के हर स्तर पर तैयारियों में शामिल होते हैं जिसमें पूरी पारदर्शिता होती है और तब आपत्तियां नहीं उठाई जाती, लेकिन बाद में संदेह किया जाता है जो गलत है। खास बात है कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है। हालांकि इन आरोपों का आयोग ने बार बार खंडन किया है। तो दोस्तों, राजीव कुमार जो है अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, जिसका उन्हें एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना और राजीव कुमार का जो काम था वो था जवाब देना। लेकिन विपक्ष के सारे सवालों पर सिर्फ घटिया शायरी ही सुनने को मिली, एक भी ढंग का उत्तर नहीं मिला। और इस सब के बावजूद अपने गिल्ट को कम करने के लिए राजीव कुमार आज विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई चुनाव हार जाता है तो वो चुनाव आयोग को बलि का बकरा बनाता है। दोस्तों, इस रोने धोने में भी राजीव कुमार ने केवल पल्ला ही झाड़ा है, जैसा वो हमेशा करते हैं। पहले भी तमाम सवाल पूछे जाने पर वो शायरी और ऊट पटांग के तर्क देकर पल्ला झाड़ लेते थे और इस बार भी उन्होंने यही किया जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। हम सभी जानते हैं कि चुनाव के वक्त क्या क्या हुआ, कैसे कैसे भाषण दिए गए, नारे लगाए गए, लेकिन इसमें से किसी पर भी चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो राजीव कुमार तो चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाकर रिटायर हो गए हैं और अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त आ गए हैं और वो है ज्ञानेश कुमार। और दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है कि ज्ञानेश कुमार की भी जो हिस्ट्री है वो चिंताजनक है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि वो कितनी निष्पक्षता दिखाएंगे। ज्ञानेश कुमार जी को अगर देखा जाए तो वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर है और अमित शाह के मिनिस्ट्री में काफी कायदे से काफी लंबे समय तक काम किया है। जब 370 को हटाया जा रहा था तब ज्ञानेश कुमार मुख्य सचिव थे और आर्टिकल 370 को हटाने की सारी तैयारियां जो थी उस समय जितना भी पेपर वर्क था सब उन्होंने किया था। राम जन्मभूमि मंदिर फैसला आने के बाद ट्रस्ट वगैरह बनने का जो सारा कुछ काम था उसमें भी वो शामिल थे और जब वो रिटायर हुए हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स में थे जो सीधे अमित शाह जी के अंडर आता है। तो बहुत सीधी सी बात है कि ज्ञानेश कुमार जी का जो चुनाव किया गया है और मुख्य सचिव के रूप में जो उनकी भूमिका रही है उसके आधार पर किया गया है। दोस्तों, हम यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मुख्य सचिव रहते हुए उन्होंने जो कुछ भी काम किया वो केवल एक आदेश का पालन था और सरकार जैसी भी नीति बनाती उन्हें मानना पड़ता और उस हिसाब से काम करना पड़ता। लेकिन अब जो उन्होंने कार्यभार संभाला है वो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार है और इस पोजीशन पर उनके द्वारा आदेश लागू होंगे। जब चुनाव होंगे तब मुख्य चुनाव आयुक्त के जितने भी आदेश होंगे उनको लागू किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को किसी के भी आदेश लेने की जरूरत नहीं है, उनका काम आदेश देने का होगा। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए सवाल ये है कि वो काम निष्पक्ष होकर करेंगे, किसी को लाभ या हानि पहुंचाने के लिए काम नहीं करेंगे। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बदलता है तो ज्ञानेश कुमार को अपने पद से हाथ भी धोना पड़ सकता है और अगर ऐसा नहीं होता है तब तो हम आशा यही करते हैं कि ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार पार्ट 2 ना बने। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।